Mumbaikars. This is a document over these few issues that I will come to soon. माननीय राज साहब जी, आपके सामने एक सवाल रखा कि what will be our destiny, what will be our future by this development plan. दोस्तों, यहां पर उपस्थित कुछ खास लोग हैं, आप सभी खास हैं, लेकिन चर्चा के लिए आप पूरे शब्दों में आपका जो विचार है, आपने जो देखा सुना या आप जानते हैं मुंबई के डेवलपमेंट प्लान के बारे में या मुंबई के बारे में, और यहां कैसे रखें। अमीर जी नमस्कार। मुझे लगता है यहाँ पर शायद मुझसे ज्यादा जानकार लोग मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा, जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आरे के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग। जहाँ तक डेवलपमेंट प्लान है 2036 2034, उसको मैंने स्टडी नहीं किया, तो डिटेल में मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। और ना मैं आर्किटेक्ट हूँ, ना मैं टाउन प्लानर हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी। आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट को समझ भी पाए। एक साधारण इंसान के लिए वो डॉक्यूमेंट समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो इसके लिए हम डिपेंड करेंगे एक्सपर्ट्स पर। और हमारी ये उम्मीद है कि जो एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करेंगे, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। एक बात तो तय है आज सुबह के प्रोग्राम के बाद कि इस पर चर्चा जरूरी है और इसको बेहतर समझना जरूरी है। आम इंसान को इन बातों की जानकारी इतनी नहीं है, समझ नहीं है, मुझे भी नहीं है, हम आर्किटेक्ट नहीं है, हम टाउन प्लानर्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है वो एक सही नियत से इस चीज को डिस्कस करें और मुंबई के लिए, लोगों के लिए सही जो फ्यूचर है वो प्लान किया जाए एक अच्छे तरीके से। ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा जरूरी है। और आरे के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव द राइट। फरहान, a few words from you. नमस्कार। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो भी कहा गया है यहाँ इस स्टेज पर। सिर्फ थोड़ा बहुत मैं डिफर करूँगा। जो आपने ने कहा कि उसे आश्चर्य हुआ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ और पिछले जो 40 सालों में मैंने देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि जो एक हेल्थ, एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो होनी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये बहुत मतलब एक जरूरी मुद्दा है और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है। और मैं मानता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। थैंक यू। आप सब बॉम्बे से बाहर जाते होंगे, बहुत दुनिया में खूबसूरत खूबसूरत कंट्री है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बहुत सी जगह, स्विट्जरलैंड। मगर जब भी हमारा प्लेन वापस बॉम्बे आता है और डिसेंड करने लगता है तो खुशी होती है कि हम अपने घर पहुंच रहे हैं, और जब वो लैंड करता है तो ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए। इस घर को हमें साफ रखना है। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा आइडिया, एवरी पर्सन कैन ब्रिंग अ चेंज, एवरी पर्सन। हम ये समझते मैं अकेला क्या करूँगा, तो मैं आपको छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ, वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बैंड स्टैंड पे वॉक करता हूँ 30 साल से। बैंड स्टैंड के ऊपर वो बन गया प्रोमेनेड तो बहुत साफ रहता था, मगर अगर आप नीचे देखें तो इतना प्लास्टिक, इतना कचरा होता था कि कुछ पीछे में बीच पूरा भरा हुआ था, दिखता भी नहीं था, रेत दिखती थी ना रॉक्स दिखता था। वहाँ कुछ रैक पिकर्स आते थे, मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि तुमको कितने पैसे मिलते हैं। तो कहता है कचरा उठाते हैं, रिसाइकलिंग का जो कचरा होता है उसमें 100-1 रुपये मिल जाते हैं। एक आइडिया आया मुझे, मैंने कहा हम तुमको 2 बैग देंगे, एक में कचरा उठाओ और अपना जो तुम्हारे काम आता है, और बाकी दूसरे के अंदर कचरा उठा के यहाँ सड़क पर रखो। वो बैंड स्टैंड उस वजह से आज 2 साल से काम चल रहा है,
बैंडस्टैंड बम्बई का सब में क्लीन बीच है। हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ही कैन मेक द डिफरेंस। May I request Ritesh to say a few words? नमस्कार. सर्वप्रथम माझ्या शहराबद्दल माझे डोळे उघडल्याबद्दल त्या मंचाचे आभार. आपण सर्व आपल्या आपल्या कामामध्ये व्यस्त असतो दैनंदिन जीवनात, आणि आपल्या शहरामध्ये काय चालू आहे, आपल्या अवतीभोवती काय चालू आहे याच्याकडे लक्ष कमी असतं. यात माझंही लक्ष कमी होतं, आणि आज नंतर राहणार नाही एवढं नक्की इथे खात्री आहे. जेव्हा एखादा डीपी प्लॅन बनतो त्याच्याबद्दल बऱ्याचशा रिपोर्ट्स तयार होतात. ह्या सामान्य जे आपण लोक आहोत आपल्याकडे ह्या रिपोर्ट्स पोहोचत नाहीत. आपली इच्छाही नसते ती पाहण्याची, ते इंटेंट नसतं आपल्यामध्ये. अशा प्रोग्रामला नंतर डोळे उघडताय आपल्या शहरात एवढ्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत, असं होणार आहे का. तर मला असं वाटतं की जेव्हा कुठलाही निर्णय हा लोकांसाठी जेव्हा एक इन्स्टिट्यूट घेतं किंवा गव्हर्नमेंट घेतं, तो निर्णय लोकांपर्यंत पहिला पोहोचावा, की ह्या शहरात जेवढी लोक राहत आहेत त्या लोकांपर्यंत ह्या शहराचा बदल अशा पद्धतीने होणार आहे, ही गोष्ट पहिली लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. आणि त्याच्यावर मतदान झालं पाहिजे की बाबा तुम्हाला हे पटतंय का नाही. आणि ते मतदान झाल्यानंतर लोकांनी ठरवलं पाहिजे की आपल्या शहरात सगळ्या गोष्टी मान्य केल्यानंतर की समजल्यानंतर सर्वप्रथम की लोकांचं मत हे घेतल्याशिवाय एवढा मोठा निर्णय करणं हे चुकीचं आहे. मला वाटतं की शुभेच्छा, आपण सर्व इथं आहात. आणि जसं आमिर आणि सलीम साहेब आणि फरहान हे त्या तिघांनी इथं आपली मत मांडले की खरंच आपल्याला आपल्या शहराबद्दल अधिक जाणकारी पाहिजे, अधिक माहिती पाहिजे, आणि प्रत्येकाने आपल्या परीने हे काम केलं पाहिजे. आरे सारखे विषय असतील, इतर विषय असतील, म्हणजे फक्त आरे नव्हे तर प्रत्येक मेट्रोच्या जागी जर 6 पट FSI वाढणार असेल तर त्याचे काय दुष्परिणाम आहेत आपल्या शहरावरती ह्याची अधिक माहिती घेऊन त्याच्यावर नक्कीच आपण सर्वांनी काहीतरी मार्ग शोधला पाहिजे. धन्यवाद. Thank you. I have a slight point of difference, sir. I think all of us who are sitting here and we are on the stage here, we all agree that what we've seen is a very dramatic thing and we all agree with it. But I think that is stage one. I think we need to sit and not talk about how much we agree with this. We need to talk about what can each of us do about this. And I think all of us have an area of expertise. So agreeing is one thing, that we all agree it's a bad thing and we must do something, but we are common people who have no access to the authorities. And I think if there's something that is formed by which all of us contribute to either reaching out to the government or to reaching out to the people, I think that is what we should look for. We had started a thing called Bombay First, which was about liaising between the government and the people. And there was one proposal we had made, is that if Mumbai is a city of industrialists, everybody's corporate offices in the city, why can't we create a system by which every time any big company, whether it's Tata or Birla or Reliance, goes to the government for approval of any of their plans, if an area is demarcated to say you're not supposed to develop this, but supposed to preserve this area, you're supposed to keep this area clean and make it green. If a plan like this with more concrete can be evolved, I think that's what will help the city. And I think we should all aim for that. Mr. Bharat has raised a very important point which we will take after Javed Sahab says or tells us about his views. We will certainly dwell on what to do next and how to move forward and what will be our action plan for the future in our opposition to the present development. Why don't we request the current government जो है कि जैसे आपने अभी एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी हमको प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक को प्रेजेंटेशन दें कि उनके प्लान ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें हमारा माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए. अगर वो समझा पाए हमको कि भैया हमने ये प्लान इसलिए बनाया है, उसकी ये फायदे हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं. तो कम से कम जैसे रिपोर्ट बनती है, कॉमन मैन समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता,
वो पब्लिकली अगर इस रिपोर्ट को लोगों को साधारण भाषा में समझाएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो वी शुड इनवाइट देम टू कीप अ पब्लिक प्रेजेंटेशन जिसमें वो आपको समझाएं, जिसमें डायलॉग हो सके, जिसमें आप भी अपने सवाल उठा सकें. So that will be a healthy process of understanding why they are doing that, and then what is to be done to it, change, not change, etc. But a common person should understand this. There should be an effort. I would request the present government to make the effort to reach out to people, ताकि उनको समझा सके कि उनका ये प्लान है और क्यों है. तो फिर लोगों के सजेशन आ सकते हैं जो सही हो सकते हैं, उसमें हम ठोस कदम ले सकते हैं. सर यहाँ आने की सिर्फ वजह यह है कि मेरे हाथ थोड़े कांपते हैं, तो वहाँ में अगर माइक मेरे हाथ में कांप रहा होता तो आप लोग समझते मैं नर्वस हूँ. इसलिए मुझे याद पड़ता है, इस साल मुझे पूरे 50 बरस हो गए मुंबई आए हुए. मैं अक्टूबर 4 को आया था. ये शहर क्या था, धीरे धीरे क्या होता चला गया, ये भी हम देख रहे हैं. इसमें इंडिविजुअल एफर्ट मेरा हो, आपका हो, आपका हो, वो भी कोई मामूली चीज़ नहीं है. अलग अलग भी हम बहुत काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं. मुझे राज्यसभा में भेज दिया तो जो भी छोटा मोटा मैं कर सकता था यही कर सकता था कि भाई जो फंड दिया जाता हमको, वो अपने इस शहर को जिसने हमको इतना दिया है उसे हम भी कुछ तो उम्मीद नहीं है. सब पूछिए वो ऐसा समझना कि वो बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, ऐसा नहीं है. हमारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं. हम लोग से पूछे कोई कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो हम सब कहते हैं करते हैं. तो ये देश कहाँ है जिससे हम प्यार करते हैं? ये हमारे सामने एक जो घर की गली है, जो नुक्कड़ है, जो चौराहा है, जो हमारा कंपाउंड है, देश में नहीं कहीं और है. अगर हम देश से प्यार करते हैं तो इस जगह का ख्याल क्यों नहीं हमको? ये हमारे हिस्से का देश है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहूंगा कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की एक लिमिट है. हम लहरें बना सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्डर, लॉबी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, ये टाइडल वेव्स हैं. ये जब आती हैं तो जो हमारी छोटे मोटे घिरौंदे बने हैं वो भी बह जाते हैं. तो जब तक हम अकेले तो नहीं लड़ सकते, लेकिन किसी सरकार, किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती हमारे खिलाफ जाने को अगर हम सब एक हों. बात घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है. सीधी बात क्या है कि इस शहर को इंडिविजुअल्स ने बर्बाद नहीं किया है. बिल्डर, लॉबी और पॉलिटिशियन की साथ हमें बताया जाता है कि ये शहर गंदा इसलिए हो रहा है, ये शहर खराब इसलिए हो रहा है कि इसकी संख्या बढ़ रही है, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है. मुंबई जो है वो 8वां मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया में. न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बहुत बड़ी, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है यूएसए. टोक्यो की पॉपुलेशन बहुत बड़ी, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है जापान का. मुंबई की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का. इन तीनों शहरों की जमीन में से तेल निकलता है, सोना निकलता है, हीरा निकलता है. क्या निकलता है इसकी जमीन से? जो ये फाइनेंशियल कैपिटल है. ये फाइनेंशियल कैपिटल इस नगर के रहने वालों की वजह से, न्यूयॉर्क के रहने वालों की वजह से, टोक्यो के रहने वालों की वजह से. और ये दोनों शहर जो हैं, इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन मुंबई से ज्यादा. यहां जो लोग रहते हैं, यहां लोग जो आए हैं, उन्होंने तो इसे फाइनेंशियल कैपिटल बनाया. कोई जमीन में तो थोड़ी निकल आई थी दौलत. और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यहां पैदा हुआ है इंसान के मनोबल से, मेहनत. 1 लाख से ऊपर घर मुंबई में ताला लगा हुआ पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे, बंद है. 1 लाख से ऊपर. 11 लाख घरों की जरूरत है, नहीं है. इस शहर की 90% पॉपुलेशन
या तो स्लम पे है, या फुटपाथ पे है, या ऐसे घर पे है, बिल्डिंग में है जो किसी दिन भी गिर सकती है। बिल्डर्स अब बिजनेस से भी आगे जा चुके हैं। पैसा अब इतना हो गया है कि धंधे की बात भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर धंधे की बात सोचनी हो तो वो तो छोटे घर बनाएंगे, वो घर बनाएंगे जो लोग खरीद सके। जो तुमने बड़े घर बनाए थे तो बंद पड़े हुए हैं, तो तुम छोटे घर क्यों नहीं बनाते? ये उनकी शान के खिलाफ है। गरीबों के लिए घर बनाए, ठीक, ये कोई काम है? और उनको ये काम पसंद नहीं। जबकि सच ये है कि कोई भी बिल्डर अगर अफोर्डेबल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए घर बनाएगा तो एक दिन में बिक जाएंगे। वो 1 लाख लग्जूरियस हाउस बना के बंद पड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहा है कि किसी दिन फिर 2-4 लखपति करोड़पति बनेंगे तो खरीद लेंगे। लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है गरीब से। जहां तक राजनेताओं की बात है, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको कितना इंटरेस्ट है गरीबों से, वो तो आप 60-65 साल से देखिए रहे। ये सारी जो स्कीम्स हैं, ये कोई एक सरकार ने बनाई, दूसरी सरकार ने उसे पसंद कर लिया। ये सब अल्टीमेटली हिंदुस्तान की राजनीति एक क्लब है। इसमें कुछ 5-6 हजार मेंबर हैं। कभी कोई इधर पावर में आएगा, हम लोग उस क्लब के मेंबर नहीं। जो डेवलपमेंट होता भी है, मैं तो 2 आपको मिसाल दे के बात खत्म करूंगा। सही कहा आमिर साहब ने, मैं भी उन्हीं की तरह ना आर्किटेक्ट हूं, ना टाउन प्लानर हूं, लेकिन एक बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है। एक मिलन सिनेमा के सामने एक फ्लाईओवर बनाया गया। वो फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया कि बहुत बड़ी जूहू की, अंधेरी की, विलेपार्ले की, सांता क्रूज की आबादी शाम को जाती है मुंबई की तरफ, डाउनटाउन। अब वो फ्लाईओवर जो बना है, जब आप उस पे से उतर रहे होते हैं तो आप मुंबई की तरफ नहीं जा रहे होते, आप उधर जा रहे हैं। और आपसे पूछे कोई कहां जा रहे हो भाई, जा इधर रहे, मैडम मैं वहां जा रहा हूं। और वो वहां खत्म होता है जहां वो है एयरपोर्ट का एरिया, कि आप वहां पर ट्रैफिक जैम करवाएंगे। मैं गया, साना साहब क्या डेजिग्नेशन था उनका, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर। वो कमिश्नर साहब के पास गया मैं, जब मैं देख रहा था वो बन रहा है, तो जो उनके आर्किटेक्ट, जो इंजीनियर को नहीं दिखाई दे रहा था, वो मेरे जैसे जाहिल आदमी को दिखाई दे रहा था। मैं उनके गया, उनके साथ की अपॉइंटमेंट दिलवाया उन्होंने। मैंने कहा साहब आप जो बना रहे हैं ये तो जिधर ले जाना चाहिए उसे उल्टी तरफ ले जा रहा है। तो कहेंगे अच्छा हाँ ये भी ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये टनल बन जाती है और वो टनल जो है इधर जाएगी। टनल तो नहीं बनी लेकिन अस्थाना साहब चलेगा। दूसरे आप देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे और है, जो सांता क्रूज से चेंबूर का फ्लाईओवर है, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई फ्लाईओवर इससे ज्यादा टाइम में नहीं बना, जबकि दुनिया में फ्लाईओवर कई किलोमीटर के बने, इससे कहीं लंबे भी बने। इसे 13 साल लगे। 13 साल में कितना संभाल के बनाया गया, आप ये देखिएगा कि जहां जहां आबादी ज्यादा नहीं है वहां ये फ्लाईओवर है। जहां स्लम एरिया आ गया है, मनखुर्द का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे ही आबादी खत्म होती है फ्लाईओवर फिर। और ये कोई मेरी ओपिनियन नहीं है, आप जाके देख लीजिए। तो ये जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान है, ये फंदा है इस शहर के गले में। अब बस खींचने की कमी है। ये फंदा आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये फैसला होगा। और इसमें सब जमा होके
एक होकर अगर काम करेंगे और इसको अगर सड़क पे लाना है तो सड़क पे लाएं। लेकिन एक बात मैं ये नहीं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा ये नहीं होगा। It is for all of us to come together on this subject, and also has plans for the future to take us together forward, is none other than Mr. Raj Thackeray. मैं राज ठाकरे साहब को विनती करूंगा। मुंबईकर को इफेक्ट करता है, इस स्टेट के हर इंसान को इफेक्ट करता है, वो शेयर करें पब्लिक के साथ। सिर्फ एक प्रिंट करके ना शेयर करें, लेकिन एक प्रेजेंटेशन दें, वो पब्लिक प्रेजेंटेशन करें मीडिया के सामने, लोगों के सामने, वो टीवी पर भी आए, ताकि महाराष्ट्र के लोग समझ सकें कि सरकार के मन में क्या है, वो क्या इच्छा है उनकी, वो अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर ये सफाई से हो, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है, अगर ये सफाई से हो तो दो चीज़ें होंगी, या तो हम समझेंगे कि हाँ जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है, या हमको लगेगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। जो लोग हैं वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं, जो लोग इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी समझ शायद इस क्षेत्र में ज़्यादा है। और आगे क्या होने वाला है हमारे शहर को, हमारे राज्य को, उसमें हम समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि जो डीपी प्लान है वो हमको अगले 25 साल, 20 साल, 30 साल तक ले जाएगा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ज़रूरत यह है कि सरकार पब्लिकली समझाए कि वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्या क्या कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। उसकी ज़रूरत मुझे महसूस होती है एज अ सिटीजन ऑफ द सिटी। सामाजिक मुद्दों को लेकर आप हमेशा जागरूक रहे हैं। आपका एक शो आता है सत्यमेव जयते, आप कई बार अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार के पास गए हैं। आपने यहाँ रिक्वेस्ट की है, क्या आप उनको जाके जी हम जितने आज लोग यहाँ थे मौजूद, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा, हम सबका ये मानना है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, फॉर्मली उनको चिट्ठी लिखें, ताकि वो हमें समझा पाए, लोगों को समझा पाए कि ये प्लान में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं और क्यों की हैं। अगर अच्छा लगता है, लोगों को समझ में आता है, या लोगों के मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका सवाल का जवाब दें। अल्टीमेटली जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के लिए ही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में तरक्की आए, और प्लान अगर हम सबको इसके बाद सही लगा तो हमें खुशी होगी, और अगर उसमें हमें कुछ लगा कि चेंजेस होने चाहिए तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप होगा, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का। आमतौर पे डीपी प्लान जो आता है वो मैंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा डीपी प्लान, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, और डीपी प्लान पढ़ना और समझना भी मुश्किल है। सबसे पहले ये जो डीपी प्लान है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं कि बहुत सारी जानकारी हम हासिल नहीं कर पाते। कहीं हम सबकी गलती है, मेरी भी गलती है कि मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास नहीं किया। आज यहाँ पर आया हूँ तो बहुत सारी जानकारी मुझे आज प्राप्त हुई, पर सरकार की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई डीपी प्लान बनता है, नई चीज़ें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं अपने शहर में, तो शहर वासियों को ये सारी जानकारी पहुँचाने का काम उनका है, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो। सिर्फ एक रिपोर्ट छापने से वो थोड़ी हमारे पास आ सकता है। ये भी उनको मानना चाहिए कि शायद लोग, जैसे हम शायद कभी कोई कॉज होता है तो वी गो ऑल आउट ऑफ अ वे, जैसे टीबी का कॉज हो या एड्स के खिलाफ हो या ऐसे कोई कॉज हो, तो भी इन्फोर्स के ये सब हो रहा है आपके आजू बाजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, सेव द टाइगर हो। उसी तरह सेव द सिटी, आई थिंक सेव योर सिटी, यार सिटी के बारे में जानकारी हो, योर सिटी इज़ चेंजिंग एंड दिस इज़ द प्लान। तो वो प्लान भी लोगों तक पहुँचाना और उसको प्रोपोगेट करना, ताकि पीपल आर अवेयर ऑफ द चेंजेस दैट आर कमिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप वो अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं, लोग समझे कि चेंज क्या हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि चेंज क्या हो रहा है,
जब लोग समझेंगे तब बोल पाएंगे हाँ ये सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डीपीए सही है गलत है, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो शायद गलत है, जैसे आरे के खिलाफ हो या जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको हम इस तरह डेवलप कर दें कि वो फिर जिंदा ही ना हो पाए। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड वी ऑल नीड टू टेक अ स्टैंड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड देन एक्ट अगेंस्ट इट। थैंक यू। नसरुद्दीन शाह बहुत बड़े अभिनेता है, बहुत श्रेष्ठ कलाकार हैं, उनका हम आदर रखते हैं, पर उनसे ज़्यादा हमें देश प्रिय है, देश के लोगों की भावना प्रिय है। मुझे ऐसे लगता है कि 26/11 जैसा बड़ा हमला जब भी मुंबई पे होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, आज जहाँ पे हम लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट का या उनके कलाकारों को जब भी हम रेड कारपेट देते हैं, हमारे घर पे कोई मरा नहीं है, ना उनके घर पे कोई मरा है। जिन लोगों के घर पे छोटे छोटे बच्चे मारे जा चुके हैं, जाके उन लोगों के घर पे माहौल देखिए, क्या माहौल उनके घर पे है। क्या ऐसे माहौल में उन पाकिस्तानी कलाकारों का हमें यहाँ पे स्वागत करना है, उनका सम्मान करना है, उनको रेड कारपेट देना है? तो इसका निषेध हम ज़रूर करेंगे, इसके आगे भी करेंगे। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस प्रकार का सम्मान भारत के कलाकारों को पाकिस्तान में मिलता है? तो नहीं मिलता। जहाँ पे सोनू निगम जी का शो पाकिस्तान में चल रहा था, उन ऑडिटोरियम के बाहर एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। वहाँ पे हमारे कलाकारों को सम्मान नहीं किया। और एक बात बड़ी है कि क्या हिंदुस्तान में कलाकार नहीं है? हमारे यहाँ पे अच्छे गायक नहीं हैं, अच्छे सिंगर्स नहीं हैं, अच्छे म्यूजिशियंस नहीं हैं, अच्छे कॉमेडियंस नहीं है। हमें ज़रूरत क्या है पाकिस्तान से यहाँ पे कलाकार लाने की? तो इस वक्तव्य का हम ज़रूर इसकी निंदा करते हैं और इसके आगे भी पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध जारी रहेगा। नहीं, हम बिल्कुल यहाँ के लोगों को भड़का नहीं रहे। हम यहाँ पे पाकिस्तानी कलाकारों को लेके हमेशा आंदोलन करते आ रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को कभी बोला नहीं है कि आप पाकिस्तान के कलाकारों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। हम आवाज़ उठा रहे हैं और इसके आगे भी आवाज़ उठाएंगे। इसके आगे पाकिस्तानी का कोई भी कलाकार का विरोध हम आगे से ज़रूर करेंगे। ज़रूर उनको भारत के सारे लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको ये बयान से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको जो शहीद परिवार है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको देश के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, इसके आगे भी जैसे हम विरोध करते हैं पाकिस्तानी कलाकारों का, वैसे ही विरोध आगे होगा। हाँ जी, नहीं, जैसे मैंने कहा, नसरुद्दीन शाह बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत श्रेष्ठ अभिनेता हैं। उनके खिलाफ आंदोलन करके हम विरोध नहीं करेंगे, पर पाकिस्तानी कलाकारों को लेके विरोध जरूर जारी रहेगा।